देखिए, ज़्यादातर जो कोचिंगें होती हैं या फिर स्कूल्स होते हैं, उनमें जो है थ्योरी पढ़ा दी जाती है। बच्चों को क्या कर दिया जाता है, थ्योरी पढ़ा दी जाती है। और आजकल जो पेपर आ रहे हैं, चाहे आपकी सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, अदर बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें थोड़ा-सा साइंस के पेपर में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से साइंस का रिजल्ट जो है लगातार खराब हो रहा है। जैसे अभी एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया, ठीक है, उसमें भी मैक्सिमम लोग साइंस में ही फेल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है या स्कूल इंस्टीट्यूट है, उन सभी में इन एक्टिविटियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर में जितनी एक्टिविटी हैं, उस एक्टिविटी को हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ताकि आप जो इन एक्टिविटी को पढ़ सकें और यदि एक्टिविटी कुछ बेस क्वेश्चन आते हैं तो उसको कंप्लीट कर सकें, आपका जो अच्छे से इसमें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले 1.1 एक्टिविटी। किसकी शुरुआत करते हैं? 1.1 एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में होता क्या है, एक्चुअल में ये एक्टिविटी इसलिए कराई गई है ताकि बच्चे केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन को समझ पाए, इसके लिए रिएक्शन कराई गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले लिया गया है एक मैग्नीशियम रिबन। जैसे मान लो एक मैग्नीशियम रिबन है। अभी जब मैग्नीशियम रिबन गया है तो ये कैसा होता है बेटा, मैग्नीशियम मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल है। कैसा है बेटा? हाई रिएक्टिव मेटल है। ये हाई रिएक्टिव मेटल है। ये ऑलरेडी, ये जो होता है ऑलरेडी इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर जमी हुई है, इसकी वजह से ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नीशियम आपका हाई रिएक्टिव मेटल होता है। ये ऑलरेडी इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता है। अब फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, हमें एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक सैंड पेपर लाएंगे। क्या लाएंगे? सैंड पेपर। वैसे ध्यान रखना, हम सैंड पेपर ला रहे हैं और सैंड पेपर से हमने इस मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से क्या कर दिया, रब कर दिया, क्लीन कर दिया। जैसे हम क्लीन कर देंगे तो हमारे पास प्योर मैग्नीशियम रिबन आ जाएगा, प्योर मैग्नीशियम रिबन आ जाएगा, ठीक है। रिबन कैसा आ गया हमारे पास? प्योर मैग्नीशियम रिबन आ जाएगा। यानी ये तुरंत जो है रिएक्टिव मेटल है, आसानी से रिएक्ट करेगा। फिर इस मैग्नीशियम रिबन को हम लेके गए कहाँ पर? एक बर्नर के पास लेके गए, और जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को एक होल्ड रखा, किससे? टंग से होल्ड रखा। याद रखना है ये हाई रिएक्टिव मेटल है, हाथ से इसको होल्ड करके नहीं रखना है। जैसे हम बर्नर के पास लेके गए तो इसको बर्न किया, तो ये बर्न होने लगा और पाउडर के रूप में हमने नीचे एक आपका एक उसमें बीकर में या एक तरीके से हम टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। ये जो आपका मैग्नीशियम रिबन है, बर्न होने के बाद यहाँ पर पाउडर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? पाउडर के फॉर्म में जमा हो गया। ये पाउडर कैसे कलर का है? वाइट कलर का है। हमने देखा वाइट कलर का हमें पाउडर देखने को मिला। एक्चुअल में हमने क्या किया है, यहाँ पर पहले हम मैग्नीशियम को लेके गए। मैग्नीशियम को हमने किससे रिएक्ट कराया? आपके ऑक्सीजन से, एयर से। जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? वाइट पाउडर मिला, वाइट पाउडर, जो कि हमारा ये वाइट पाउडर क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी इस एक्टिविटी हमने ये देखा कि जब भी हम रिएक्ट कराएंगे, किसको? सोडियम को हमने क्या, मैग्नीशियम को हमने रिएक्ट कराया, किससे? एयर की प्रेजेंस में उसको हीट करा, तो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg अगर हम डिनोट करना चाहें, और किससे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या बना हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस रिएक्टिविटी में हमने ये देखा कि जब भी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि कैसा है? वाइट पाउडर का एक टाइप है, वाइट पाउडर इसमें होता है, ठीक है, जो कि क्या है? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब 10th में हमको जितनी भी इक्वेशन लिखनी होती है वो सारी बैलेंस के टर्म में लिखनी होती है। इसको हम बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका ऑक्सीजन 2 है, तो इस साइड ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, तो 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम 2 का मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम 2 हो गया, यानी इस साइड जो है मैग्नीशियम में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इस तरह से जो एक्टिविटी हमारी फर्स्ट 1.1 एक्टिविटी है वो कंप्लीट हुई। इस एक्टिविटी में क्या हुआ है, फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ। इसमें क्या हुआ है, मैग्नीशियम रिबन को हमने लिया,
ये हाई रिएक्टिव मेटल है, इसमें ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमी हुई थी, तो हमने क्या किया, इसमें सैंड पेपर से अच्छे से रब किया और क्लीन मैग्नीशियम हमने निकाल लिया। ये क्लीन मैग्नीशियम को हमने जब बर्न किया, बर्न करने के बाद हमने ये देखा कि वाइट पाउडर के रूप में जमा हो गया है। ये जो वाइट पाउडर है ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस तरह से हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको देखने, तो हमने 1.1 एक्टिविटी जो है हमने कंप्लीट की। अब हम पढ़ते हैं 1.2। ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बुक को पढ़ना चालू कर दो, और जो रिजल्ट खराब आ रहा है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड का ले लो, चाहे एमपी बोर्ड का, चाहे अदर बोर्ड का ले लो, साइंस का रिजल्ट खराब आने का कारण यही है कि एक्टिविटी बच्चों से ना करा। ठीक है, तो हम ये एक्टिविटी 1.2 करते हैं। अब इस एक्टिविटी में क्या है, इस एक्टिविटी में एक तरीके के केमिकल चेंज को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है कि 2 सॉल्यूशन लिए हैं। एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, जिसमें लिया है इन्होंने लीड नाइट्रेट। ये क्या लिखा हुआ है, लीड नाइट्रेट। तो बच्चे जो है लीड नाइट्रेट को लिखने की कोशिश करें। लीड नाइट्रेट क्या होता है, एक सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया है। हमेशा जब सॉल्यूशन की फॉर्म में लेते हैं तो एक्वस फॉर्म हम लिखते हैं, यहाँ पर सिल्क सॉल्ट का सॉल्यूशन है। और एक और टेस्ट ट्यूब यहाँ पर ली गई है, ठीक है, एक और टेस्ट ट्यूब ली गई है। जिस टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन इन्होंने इसमें टेस्ट ट्यूब ली गई है और जिसमें इन्होंने लिया है पोटेशियम आयोडेट। ये भी किस फॉर्म में लिया गया है, एक्वस फॉर्म में। ये आपका क्या है, आपका पोटेशियम आयोडाइड। ये हमारा क्या है बेटा, आयोडाइड। इन दोनों को लिया और इन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमें एक और सॉल्यूशन मिला जिसमें ये दोनों हैं। एक और सॉल्यूशन मिला जिसमें आपका पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट दोनों है। तो हमने ये देखा कि जो नया सॉल्यूशन बना, इसमें ऊपर की ओर तो हमें एक सॉल्यूशन देखने को मिला, एक्वस की फॉर्म में सॉल्यूशन देखने को मिला, जो कि हमारा है पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन देखने को मिला जो कि हमारा सॉल्यूशन के फॉर्म में है। ये क्या है, हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, जो कि सॉल्यूशन के फॉर्म में ऊपर देखने को मिलता है। और साथ में नीचे सॉलिड के फॉर्म में हमें कोई चीज़ देखने को मिलती है जिससे प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि जनरली किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, जो कि हमको देखने को मिल रहा है लीड आयोडाइड। क्या मिलता है बेटा, लीड आयोडाइड। ये हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, लीड आयोडाइड, ठीक है, ये हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि कैसा है, येलो कलर का है। येलो कलर का हमको देखने को मिलेगा है। और अगर हम देखें इसका फॉर्मूला क्या है, PbHI2 और पोटेशियम नाइट्रेट का है KNO3। इस तरीके से हमको 2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। 2 सॉल्यूशन लिए हमने, कौन कौन सा, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या बना हमारे पास, पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि हमें एक्वस फॉर्म में देखने को मिला। और साथ में एक हमें प्रेसिपिटेट, जिसको हम ऐसा एरो बना के भी डिनोट कर सकते हैं, यानी सॉलिड के फॉर्म में नीचे जमा हो गया। तो यानी कुल मिला के ये एक्टिविटी इसलिए की गई है ताकि केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन को बच्चे समझ सकें। यानी दो एक्वस को जब हमने मिलाया तो हमें एक अलग ही चीज़ देखने को मिली। ये दोनों एक्वस फॉर्म में थे, सॉल्यूशन फॉर्म में थे, जबकि इसमें हमें एक सॉलिड फॉर्म में भी देखने को मिला और एक सॉल्यूशन फॉर्म में भी देखने को मिला। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्टिविटी कंप्लीट होती है। इसमें हमको क्या देखने को मिला है, आपका एक सॉल्यूशन और एक सॉलिड फॉर्म। ठीक, तो आज हम फिर से दोबारा पढ़ने वाले हैं 1.3 एक्टिविटी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये एक्टिविटी सीरीज क्यों ला रहा हूं, क्योंकि बच्चे जो है थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने देखे हैं सब जो है थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। और आज का जो पेपर है, चाहे किसी भी बोर्ड का आप उठा के देख लो, इस एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बच्चा नहीं कर पाता। इसी वजह से साइंस, स्पेशली साइंस का रिजल्ट खराब आ रहा है। ठीक है, तो हमने एक्टिविटी 1.1 देख चुके हैं, 1.2 देख चुके हैं, अब हम 1.3 देखते हैं। तो 1.3 में ये इसमें भी सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया है, इस एक्टिविटी में भी क्या किया है कि एक टेस्ट ट्यूब ली है और इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने एसिड लिया है। एसिड कौन सा लिया है हमारे पास, HCl, हमारे पास HCl जो हमारा एक एसिड है। ठीक है, जो इन्होंने लिया है और एक्वस फॉर्म में, हमेशा याद रखना, जिसको हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे उसको एक्वस फॉर्म में लिया जाएगा। एक्वस का मतलब ये होता है इसमें आयंस रूप में प्रेजेंट है, H+ और Cl-। ठीक है, और अब इसमें क्या किया है इन्होंने,
इन्होंने ये जिंक की जनरली जो लाइट ग्रे सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स लेके आए, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेके आए हैं और ये टुकड़े इन्होंने इसमें मिला दिए, जो कि जैसे पहले सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं, सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं। इसमें डालने के बाद ये इसमें से बुलबुले टाइप के निकलने लगते हैं, यहाँ से गैसेस का फॉर्मेशन भी होने लगता है। इस गैसेस को जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमको ये गैसेस कौन सी दिखी, हाइड्रोजन गैस ऑब्जर्व करने में समझ में आई। और साथ में जो आपके जिंक है, जिंक को जनरली सिल्वरी ग्रे कलर थे, ये धीरे धीरे व्हाइट कलर के यहाँ ब्लैक कलर के यहाँ पर देखने को मिलने लगे हैं। यानी अगर यहाँ पर देखा हमने, जैसे हमने जिंक को Zn को हमने किस में डाला, HCl में डाला, तो हमें ये देखा कि इसका कलर भी चेंज हो रहा है। यानी अब हमारे पास जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। अब हमने देखा कि जिंक हमने सॉलिड के फॉर्म में लिया था, यानी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में लिए थे, HCl हमारा एक्वस फॉर्म में था और हमारा जो जिंक क्लोराइड था ये हमारा सॉलिड फॉर्म में भी हमको देखने को मिला, और हमारा ये जिंक क्लोराइड है ये हमें एक्वस फॉर्म में देखने को मिला और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है या केमिकल चेंजेस को समझाने का तरीका है कि कैसे एक सॉलिड को जब हमने एसिड में मिलाया तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन ही बदल गया। पहले सॉल्यूशन हमारा जो था हाइड्रोजन क्लोराइड का था, अब हमारा सॉल्यूशन जिंक क्लोराइड का है और साथ में गैस का इवोल्यूशन भी हो रहा है। तो ऐसी कुछ एक्टिविटी करने से हमको ये पता चलता है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है आपकी, और आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, अलग अलग आपके कलर चेंज देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये पहले सिल्वरी ग्रे कलर का था, लेकिन अब इसमें पहुंचने के बाद थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का देखने को मिल गया है। तो ये एक्टिविटी कौन सी हमारी 1.3 थी। अब हम देखेंगे आपकी कौन सी एक्टिविटी देखेंगे 1.4। ठीक है, तो हम पैसे वही बात रिपीट करते हैं कि ये एक्टिविटी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे जो है एक्टिविटी बेस्ड एनसीईआरटी बुक को पढ़ना चालू कर दें। ये सारी एक्टिविटी जो है एनसीईआरटी बुक की है, एक्टिविटी बेस्ड ही पेपर आते हैं। रिजल्ट खराब होने का कारण यही है कि ये एक्टिविटी बच्चे नहीं करते। ठीक है, तो हम कौन सी कर रहे हैं, एक्टिविटी 1.4। इसको हम शुरुआत करते हैं। देखिए जैसे हमने एक्टिविटी 1.4 निकाला तो इसमें क्या है, हम सभी ने एक वर्ड सुना होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपने वर्ड सुना होगा, ये कौन सा है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमने एक वर्ड और सुना होगा, इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। ठीक है, ये चूना पत्थर भी है। अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम किस में डाल दें, वाटर में डाल दें। किस में डाल दें बेटा, वाटर में डाल दें। तो वाटर में डालने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं बेटा, लाइम वाटर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्विक लाइम। अगर इसका एक और वर्ड निकालें तो ये क्या हो जाएगा, क्विक लाइम हो जाएगा। जैसे ही हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इसके साथ साथ क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी। हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। हालांकि ये जो कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करती है कि कैसे दो से अधिक एलिमेंट कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक्टिविटी समझाने के लिए इसीलिए की गई है ताकि बच्चों को जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक्टिविटी किस लिए की है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझाने के लिए। ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझाने के लिए। ठीक है, तो बेटा जैसा हम पहले ही बता रहे हैं, ये एक्टिविटी कैसी है, ये एनसीईआरटी बुक की है। बच्चे ये करते नहीं है, इसी पर बेस क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जिसकी वजह से बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं और रिजल्ट कहीं ना कहीं खराब आता है, जिसमें एमपी बोर्ड का तो इस बार सबसे ज़्यादा खराब आया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 1.5 एक्टिविटी। इसमें एक्चुअल में एक्टिविटी की इसलिए जाती है कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। 1.4 जैसे कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए की गई थी, वैसे ये 1.5 एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जो हम पढ़ते हैं, उसको कंप्लीट बच्चों को समझ में आ जाए उस पर बेस्ड है। तो इसमें क्या है, एक आपका बुक में आप देखोगे तो एक उसमें चाइल्ड गर्ल्स बनी हुई है जो कि फेरस सल्फेट एक कंपोनेंट लेती है, फेरस सल्फेट, जिसमें हम उसे बुक में अगर देखेंगे तो सिर्फ फेरस सल्फेट लिखा हुआ है, जबकि एक फेरस सल्फेट में 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। तो ये क्या करती है, उसमें गर्ल्स को एक टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट लेती है,
यहाँ पे फेरस सल्फेट लिया और इस फेरस सल्फेट को वो क्या करती है, बर्नर के पास ले जाकर इसको हीट देती है, यानी बर्नर के पास ले जाकर इसको हीट करती है। जैसे वो हीट करती है तो हीट करने के बाद वो देखती है कि ये फेरस सल्फेट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 3 पार्ट में ये टूट जाते हैं। एक्चुअल में ये एक्टिविटी इसलिए दी गई है ताकि डिकम्पोजिशन बच्चे को समझ में आ जाए। देखिए बहुत आसान है। पहले हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट है, हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट है, इसको हीट किया तो यही 3 पार्ट में टूट गया है। कौन कौन सा आपका, फेरिक ऑक्साइड, कौन सा है बेटा, फेरिक ऑक्साइड। याद रखना फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड अलग अलग है। यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, ये क्या है बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये क्या है हमारे पास, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारे पास 3 चीजें हमको देखने को मिलती हैं। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो हम बैलेंस भी करेंगे, क्योंकि 10th में हम बैलेंस इक्वेशन पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये पूरी बैलेंस हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद आयरन 2 हो गया है, यहाँ पे आयरन 2 है। ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं, ऑक्सीजन 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 8 हो गया है। इस साइड देखते हैं हम 3 और 2 5, 5 और 3 8, यानी अगर 2 का बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। याद रखना ये एक डीकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल है। हालांकि ये जो फेरस सल्फेट लिखा हुआ है, एक फेरस सल्फेट मॉलिक्यूल्स में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, ठीक है। जिसका कलर जनरली कैसा होता है, लाइट ब्लू ग्रीन कलर होता है, लाइट ब्लू ग्रीन कलर होता है, ठीक है, ग्रीन कलर होता है, जिसको हम हीट करने के बाद वो फेरिक ऑक्साइड में यानी रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ में गैसेस भी हमको देखने को मिलती है जिसकी स्मेल थोड़ा सा हम कहें कि गंदी टाइप की होती है। कौन कौन सा आपका, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है, ये सिर्फ ये एक्टिविटी है, ये सिर्फ इसलिए कराई गई है ताकि बच्चे को डीकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ये होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट 3 पार्ट में टूटेगा, 3 और भी ज़्यादा पार्ट में टूट सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा पहले हमारा प्रोडक्ट एक था, लेकिन यही प्रोडक्ट हीट करने के बाद 1 2 3 पार्ट में टूट गया है, 3 सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट गया है। इसलिए क्या है आपका डीकम्पोजिशन है। और इसको तोड़ने के लिए इस रिएक्टिविटी में इस सिंगल मॉलिक्यूल्स को 3 पार्ट में तोड़ने के लिए हम हीट दे रहे हैं। हीट एक तरह की थर्मल एनर्जी है। क्या है बेटा, एक तरह की थर्मल एनर्जी है, यानी इस रिएक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट कराने के लिए हम थर्मल एनर्जी दे रहे हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल लिया है ये क्या हो जाएगा, ये थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारी कौन सी हो जाएगी, 1.5 एक्टिविटी। इस वाले वीडियो में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एक्टिविटी हमने कंप्लीट की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.6 से लेकर 1.11 तक एक्टिविटी करेंगे। हम धीरे धीरे एनसीईआरटी बुक की सारे चैप्टर की एक्टिविटी यहाँ पर अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि 100% आपका रिजल्ट आए तो एक्टिविटी करना जरूरी है, जो कि अदर कहीं और यहीं कराई नहीं जाती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। पहले वो वाली एडिट कर लीजिए, जो अरे उस वाले से कर लीजिए, नहीं तो डबल से थोड़ी हो। वो तो हम कर लेंगे, अभी पहले इसको कर दें, क्योंकि